दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। कल हमारे 10 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, सॉरी। तो आज हम 131 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। कहता है कि सही मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कहता है कीट है कछुआ, पक्षी कौन है, सरीसृप कौन है, स्तनधारी कौन है। ठीक है, देखो कीट में कौन कौन आता है, पक्षी में कौन कौन आता है, सरीसृप में कौन कौन आता है, स्तनधारी में कौन कौन आता है। ठीक है, देखो कीट में आपका कॉकरोच आ जाएगा, है ना। पक्षी में आपका उल्लू आ जाएगा। ठीक है, सरीसृप में आपका कौन आ जाएगा, सरीसृप में आपका आ जाएगा कछुआ, और स्तनधारी में आपका चमगादड़ आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। कॉकरोच क्या होता है, एक सर्वाहारी और रात्रिचर कीट होता है, यानी कि ये रात में ज़्यादातर निकलता है, जो अंधेरे तथा गर्म स्थानों जैसे कि रसोई घर हो गया, देखा होगा आप लोगों ने, गोदाम हो गया, अनाज एवं कागज़ के भंडारों आदि में ये पाया जाता है। कॉकरोच जो होता है पंख से ढका हल्का लाल एवं भूरे रंग का होता है, देखा होगा आप लोगों ने, और इसका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। ठीक है, उल्लू के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ये अपनी गर्दन चारों ओर घुमा सकता है। ठीक है, 270 या 360 घुमा सकता है। ठीक है, चमगादड़ के बारे में, चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी है जो अपनी 1000 से भी अधिक प्रजातियों के साथ स्तनधारियों के दूसरे सबसे बड़े कुल का निर्माण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा चौथा वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। कहता है कि यदि आप भारत में मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचें जो भारत की राजधानी यानी कि दिल्ली हो गई और पश्चिम बंगाल की राजधानी यानी कि कोलकाता को मिलाती हो, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक मैप की ज़रूरत है, तो बनाते हैं एक मैप, जैसा भी बने। ठीक, अब बनाना तो नहीं आता लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा दिल्ली वाला पोर्शन ये है और पश्चिम बंगाल वाला पोर्शन ये है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक सीधी रेखा खींच दी हमने यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि दिल्ली के सापेक्ष, तो जिस मैंने बताया था कि जिसके भी सापेक्ष बोलेगा आप वहाँ पर दिशा का निर्धारण कर दीजिए। दिल्ली के सापेक्ष बोला है और कोलकाता की दिशा बोली है, यानी कि ये किधर आ रहा है, पूर्व और दक्षिण में आ रहा है। ठीक है, तो पूर्व और दक्षिण आपका किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 133 की ओर। अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों, ये क्वेश्चन है और इसी के अंदर सैकड़ों क्वेश्चन मिलेंगे। कहता है ग्रेगोर मेंडल, तो ग्रेगोर मेंडल कहाँ के निवासी थे, ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। पहला क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि ग्रेगोर मेंडल कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, इन्होंने बाद में क्या बनने की सोची थी, तो इन्होंने बाद में मुनि बनने की सोची थी। एक क्वेश्चन, इन्होंने कितने हज़ार पौधों पर कितने मटर पे पौधों पर एक साथ क्या किया था, प्रयोग किया था, तो 28,000 किया था। कितने वर्ष तक किया था, 7 वर्ष किया था। ठीक है, उन्होंने बताया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब ये पूछता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ग्रेगोर मेंडल का मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मंट के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो जोड़ियों में होते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था। बीजों का हरा या पीला होना, बीजों का खुरदरा या चिकना होना, पौधों का लंबा या नाटा होना, या अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है। देखो
कह रहे हैं कि मेंटल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था। बीजों का हरा या पीला होना पाया था, बीजों का खुरदरा या चिकना होना पाया था, पौधों का लंबा या नाटा होना पाया था, लेकिन क्या नहीं पाया था कि अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 134 की ओर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे आप होकर नहीं जाएंगे। ठीक है, कहाँ से? पटना से। बिहार की राजधानी पटना से चंडीगढ़ यानी कि पंजाब की राजधानी। तो कह रहा है कि जिससे आप नहीं गुजरेंगे। देखो, आप हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से गुजरेंगे, लेकिन पंजाब से नहीं गुजरेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और स्लॉथ से बनने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा एक क्वेश्चन। कहता है कि स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनिए। तो स्लॉथ के बारे में बता देता हूँ। स्लॉथ जो है दिन लगभग 17 से 17.5 घंटे सोता है। 17.5, 17 या किसी में आपको 18 भी देखने को मिलेगा। मैंने सारे नोट कर दिए हैं। ठीक है, ये दुनिया का सबसे आलसी जानवर होता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये हफ्ते में एक बार नीचे नहाने के लिए या मूल मूत्र त्यागने के लिए उतरता है और ये एक अच्छा तैराक भी होता है। ये अपने जीवन में 40 वर्ष तक केवल 8 वृक्षों पर क्या करता है? निवास करता है। ठीक है, और उसी की पेड़ पत्तियाँ खाता है। ठीक है, अब हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। कहता है स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं। वे अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर नहीं, 8 वृक्षों पर। स्लॉथ लगभग 10 तक जीते हैं, ये तो उल्टा हो गया। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं, सही है। ये अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, बिल्कुल। 40 वर्ष के जीवन में 8 वर्ष तक। ठीक है, स्लॉथ 8 वर्ष तक। तो फिलहाल ये वाला ऑप्शन हो गया है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 136 की ओर। और कहता है 136 क्वेश्चन कि पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का अर्थ क्या है। कहता है कि पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना या पर्यावरण तकनीकी का विकास करना। तो पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिक्षा का अर्थ जो होगा आपका, पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता को विकसित करना, ना कि प्रदूषण रोकना, संकट को पहचानना, तकनीक का विकास करना। ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। कहता है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? ठीक है, कहता है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए कहेंगे, तो भाई पढ़ाएंगे कब? बच्चा रुचि नहीं ले रहा है ना पाठ में, तो खेलने के लिए थोड़ी ना बोलेंगे। भाई खेल के तो आ गया है ना अवकाश के दौरान। बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सर रख कर सो जाएं, तो इससे क्या रुचि लेने लगेंगे? कह रहे हैं प्रकरण को तुरंत बदल दें, तो अगर आप वो वाला भी प्रकरण उसने रुचि नहीं ली तो वो भी बदल देंगे आप। तो इस तरीके से तो आप सारे चैप्टर को ही ख़त्म कर देंगे, बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? तो भैया पढ़ाने का तरीका चेंज कीजिए। आप क्या करेंगे? आप नई नई गतिविधियाँ लेकर आएंगे, कोई भी सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, दृश्य सामग्री का, श्रव्य सामग्री का, कोई क्लिप दिखाएंगे, है ना, भ्रमण पे ले जाएंगे, कुछ भी सिखाएंगे, लेकिन क्या है, ना ही खेलने के लिए, ना ही मारने के लिए और ना ही पाठ बदलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा 3, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का क्या करेंगे आप? प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138। कहता है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ठीक है, कहता है कि यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए, हो सकता है। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए या उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करना चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें लगभग सारे उत्तर ठीक लग रहे हैं आपको, लेकिन हमें केवल एक उत्तर का चयन करना है। अब सारे तो कोई लगाएंगे आप, कूट थोड़ी ना दिए गए हैं। तो अब हम सारे निकालेंगे कैसे? अगर आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी इसी में है, ये वाला भी इसी में है और ये वाला भी इसी में कह सकते हैं। तो क्यों ना हम ये वाला ऑप्शन लगाएं जिसमें सभी मिल रहे हैं हमें। कह रहा है यदि कोई उनका प्रश्न हो तो दर्ज कर लेंगे, वो इसमें भी इंक्लूड है। तो हमें ऐसा ऑप्शन का चयन करना है जिसमें सारे ऑप्शन क्या हो, समाहित हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसे हम जड़ शाखा का नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम शाखाओं की बजाय जड़ वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? यदि आप पर्यावरण के शिक्षक हैं तो किस पर ध्यान रखेंगे? सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और नहीं ध्यान देना चाहिए। शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षक को निम्न में से किस बात पर ध्यान रखना चाहिए, ये देखना है। तो शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा है वो अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान न दे। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। आखिर आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन, और कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने। अनुशासन शब्द गलत है बच्चों के लिए, एनसीईआरटी मना करता है। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए हो सकता है। ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव ऑप्शन है। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने में, बार बार अनुकरण करना मशीन की तरह, है ना, ये भी गलत है। कह रहा है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। अब आपके दो ऑप्शन मुझे ठीक लग रहे हैं। अब आपके ये दो ऑप्शन ठीक हैं, क्या देख लेते हैं, क्या पता कूट हो इसमें। तो कूट भी नहीं है, अगर कूट होते तो हम ये दो ऑप्शन लगा देते। फिलहाल ये आपके दो ऑप्शन ठीक होंगे। ठीक है, कैसे? कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचार विमर्श करके, अवलोकनों को दर्ज करके और उनका विश्लेषण करके, और बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को विकसित करने। अगर कूट होते तो आपका ये वाला ऑप्शन दोनों ठीक होते। तो आज के लिए इतना ही।